प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की 1 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 और हिंदी की वर्कशीट नंबर 34 के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 की 1 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 से। सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट हमारे अतीत पाठ्यपुस्तक के 9वें अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक से ली गई है और इसमें हमें राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है राष्ट्रवाद के बारे में आज की इस वर्कशीट में, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन के बारे में अपना अध्ययन। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मकता कामों के महत्व पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बंगाल का बंटवारा। वायसराय करजन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन करना जरूरी था। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इस किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदों से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। स्वदेशी आंदोलन। विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1906 ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। 1907 कांग्रेस मध्यम वर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी दो धड़ों में विभाजित हो गई। 1909 परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था। 1915 कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता। 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं, एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों को जानते हैं। पहला सवाल है कि कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी? तो कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना इसलिए होने लगी थी क्योंकि नरमपंथी ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने में कामयाब नहीं रही थी। ये इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल है, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी? तो अंग्रेज बंगाल को विभाजित करके राष्ट्रवादी भावना को कमजोर बनाना चाहते थे। ये इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल है कि स्वदेशी में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत विदेशी शिक्षा, कपड़ों तथा नौकरी का बहिष्कार किया गया और उसके स्थान पर स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। ये इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य नारों को संकलित कीजिए और उन नारों की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो इस प्रकार के जो अन्य नारे हैं वे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस का था। दूसरा, करो या मरो, यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा था।
तीसरा है इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह के द्वारा दिया गया नारा था। इसी तरीके का नारा आप स्वयं भी कोई बना सकते हैं और स्वयं आप इस नारे को बनाकर लिखें ताकि आप ये बता सकें कि राष्ट्रवाद से को आप किन अर्थों में ग्रहण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की वर्कशीट के अंतर्गत आजकल हम जहाँ पहिया है नामक निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस वर्कशीट नंबर 34 में इसी वर्कशीट को आगे बढ़ाया गया है, इसी अध्याय को आगे बढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है जहाँ पहिया है के बारे में आज की इस वर्कशीट में। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे देखने सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। इन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें से एक गाने की पंक्तियों का भाव है, ओ महिला आज सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके प्रश्न में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर में काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी जेंट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, अर्थात जो साइकिल का मालिक था कंपनी का, उसने लेखक को यह जानकारी दी यह सोचकर कि कहीं वह इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी ना हो और उस पर टैक्स ना लगा दे। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। अब शब्दार्थ दिए गए हैं कुछ। प्रशिक्षण शिविर यानी कि सीखने के कैंप। आवेग, जोश, रोजमर्रा, दिन प्रतिदिन, हक्का बक्का, चकित, वृद्धि, ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है और ये सवाल निम्नलिखित है। पहला है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता है? तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर में साइकिल चलाना सिखाया जाता है, साथ ही करतब दिखाए जाते हैं। दूसरा सवाल है कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं क्या करती थी? तो अब वे महिलाएं दूसरों को साइकिल चलाना सीखने में सहयोग देती हैं। ये इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल है, प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना कीजिए। तो क्योंकि उसे लगता था कि यदि महिलाएं भी साइकिल चलाना सीख जाएं तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। ये इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल, महिलाएं साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से कम करके आंका गया? पढ़कर बताइए। तो ऐसा 2 कारणों से हुआ था। एक तो महिलाएं पुरुषों की साइकिल खरीद रही थी, दूसरा लेखक को बिक्री कर विभाग का माना गया था। अगला सवाल जो कि एक गतिविधि है और इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, इस प्रकार है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है? कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। और इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अक्सर गांव में महिलाओं को घर की 4 दीवारी के भीतर रहने की बात की जाती है, किंतु जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर स्वयं अपने काम करने शुरू करेंगी तो सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी अधिक नज़र आने लगेगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की
कक्षा 8 की 1 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।